हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। तो दोस्तों, यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोग देखते हैं। अगर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसको आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो 1 फरवरी 2023 को जारी किया गया है, और जो फॉर्म कर भरने की लास्ट डेट है वो है 21 फरवरी 2023। तो 21 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको खुद से चूज़ करना पड़ता है, खुद से भरना पड़ता है। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाता है। तो बहुत बाद में भरेंगे तो भर जाते हैं, कुछ सेंटर जो है वो जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको पढ़ने के बाद थोड़ा जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो कैसे अप्लाई करना है? upsconline.nic.in। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जो कि है upsconline.nic.in, वहाँ पर आज जाकर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पहले आप कभी फॉर्म भर चुके हैं, मतलब पहले OTR कर चुके हैं, ठीक है, तो OTR सिस्टम अभी लास्ट ईयर से इसको शुरू किया गया था। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले कर दिया है, ठीक है, तो आप आगे की प्रक्रिया से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने OTR नहीं किया है तो आप OTR पहले पहले करिए, उसके बाद आप जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की उसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर, हाँ, फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड नहीं, फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। तो वो फ़ोटो आईडी कार्ड चाहे आधार कार्ड हो गया, या वोटर कार्ड, या पैन कार्ड, या पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई ऐसा फ़ोटो आईडी कार्ड जो कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर आपने आधार कार्ड आप मतलब ले जाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड जो भी आप चूज़ करेंगे उसकी डिटेल्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे आधार कार्ड अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको अपने फॉर्म में भरना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना वही फ़ोटो आईडी कार्ड, ठीक है, वो आप लेकर जाएंगे। जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपना फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाएंगे मेंस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है लास्ट डेट, जो कि मैंने आपको बता दी है, 21 फरवरी शाम 6 बजे तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप 28 मई को है। ठीक है, तो 28 मई को एग्ज़ाम है। 3 हफ्ते पहले, जब भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो डेट है उससे 3 हफ्ते पहले जो है आयोग की वेबसाइट पर ये जारी कर दिया जाएगा। आपको बाई पोस्ट घर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 28 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। लगभग 1 फरवरी, अगर मान लो 1 फरवरी से काउंट करें तो लगभग 4 महीने करीब बचे हुए हैं। मतलब यहाँ से 116 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसके जो 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का, तो उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग आंसर्स के लिए। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप ये यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किए गए कुछ नंबर हैं जिन पर आप वर्किंग डे में कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में। ठीक है, छुट्टी वाले दिन को छोड़कर। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में ले जाना वर्जित हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स बैंड। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हो। मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके अलावा भी दूसरे उपकरण हो गए, जैसे कि पेन ड्राइव है, स्मार्ट वॉचेज है, कैमरा है, ब्लूटूथ है, चाकू, छुरी, तमंचा, कट्टा कुछ नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, वॉचेज जो घड़ियां हैं, तो घड़ी कौन सी आप ले जा सकते हो? देखो, जो पुराने ज़माने वाली घड़ी होती थी उस टाइप की घड़ी आप ले जा सकते हो, जिसमें छोटी सुई बड़ी सुई ये होती है ना पुराने ज़माने वाली, वो वाली आप पहन के जा सकते हो। ठीक है, कोई डिजिटल घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और जिसमें दिल की धड़कन वगैरह सब बताती है, वो सब घड़ी नहीं पहन के जा सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब आप देख सकते हो। 21 सर्विसेज के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस बार सीटें कितनी हैं? सीटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1105। तो 1105
जो है इस बार नंबर ऑफ मतलब सीट्स हैं 1105, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा मौका है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए इसके लिए। और आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि देखते हैं। तो सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे 79 जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे दिया जाता है। तो आप पहले अप्लाई कर देंगे तो आप पहले आपको भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर क्या होते हैं कि जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत लेट में, इसीलिए मैंने कहा कि 21 फरवरी का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि बाद में पता चला आप जो चाहते थे वो भर गया, फिर पोर्ट ब्लेयर कोई देने जा रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, कोई जा रहा है गोवा देने जा रहा है, कोई गंगटोक देने जा रहा है। ठीक है, तो वो सही नहीं रहता है। तो पहले आप क्या करें, एक आध दिन में जल्दी से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद जल्दी से अप्लाई कर दें इसको। ठीक है, ताकि आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए जो आप चाहते हैं। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये तो पता ही है, प्री मेंस एग्ज़ाम, प्री मेंस इंटरव्यू, ये सब पूरा प्रोसेस तो पता ही है। एज लिमिट, ये थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी लोग इसके बारे में डाउट रहता है, क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने मतलब पचासों सैकड़ों लोगों को रिप्लाई किया है मतलब। ठीक है, तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे जो दिया गया है इसको भी पढ़ लीजिए, और फिर यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 32 साल तक। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट तो 21 साल से लेकर है 35 साल तक। और अगर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 21 साल से लेकर 37 साल तक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो डेट है, अब मान लो कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो कैसे पता कर चलेगा कि 32 साल कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, तो अपर एज लिमिट, देखो लोअर एज लिमिट जो है वो सबके लिए सेम है, 21 ईयर्स तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपकी कम से कम। ठीक है, और अपर एज लिमिट कैसे काउंट करोगे, तो 1 अगस्त को एज लिमिट काउंट की जाती है। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसकी डेट, उसका जन्म जो है 2 अगस्त से पहले ना हुआ हो और 1 अगस्त 2002 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो अगर 1 अगस्त 1991 अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो 2 अगस्त है, 2 अगस्त से 1 अगस्त 2002 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2002 के बीच, 2 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले और इसके बाद नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये है कि अगर मान लो जनरल के अलावा अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप उसी में काउंट जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अपर एज लिमिट के बारे में। ठीक है, अपर एज लिमिट के बारे में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST कैटेगरी को। ठीक है, ये 5 साल का है SC ST के लिए, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन है OBC के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 35। तो जनरल के लिए ऐसे आप देखिए, जनरल के लिए 32 है, इसके बाद जो ओबीसी है उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 32 में 3 अगर आप जोड़ेंगे तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के लिए। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो 32 में 5 37 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है, और एज लिमिट जो है वो आपकी 1 अगस्त को देखी जाती है। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, तो आप डिफेंस के लिए और इसके अलावा जो दूसरी हैं उनके लिए भी आप पढ़ सकते हो। फिर देखते हैं यहाँ पे, हाँ, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है वो 28 मई 2023 को होना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, हाँ, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, मतलब जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम के लिए जब अगर मान लीजिए प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं आप,
तो आपको डैफ भरना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो डैफ जो भरने की जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास ग्रेजुएशन पास की मार्कशीट आ जानी चाहिए आपके पास, ठीक है, प्रूफ के तौर पर। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है, तो मतलब जो लोग अपेयरिंग में हैं, मतलब फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म भरोगे तब तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या है कि वो भी मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं और EWS के लिए भी 6 अटैम्प्ट्स हैं, जनरल के लिए और EWS के लिए जो 6 अटैम्प्ट हैं। इसके अलावा जो OBC के लिए हैं 9 अटैम्प्ट्स। तो 9 अटैम्प्ट्स क्यों हो गए? क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे 3 अटैम्प्ट भी दे दिए जाते हैं। SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। एज लिमिट में जितने भी अटैम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं, मतलब एज लिमिट 21 से लेकर 37 ईयर तक कोई SC/ST कैटेगरी का कैंडिडेट है तो कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं, जनरल के लिए यहाँ पे 6 अटैम्प्ट दिए गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। और अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी का कैंडिडेट है तो बहुत ध्यान से देखिए, दिव्यांग कैटेगरी का कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से या EWS से या OBC का है तो उसको 9 अटैम्प्ट दे सकता है वो, ठीक है। और अगर SC/ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है दिव्यांग तो उसको अनलिमिटेड, जैसा कि पहले से यहाँ पे दिया गया है, दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, सिर्फ प्रीलिम्स का जो फॉर्म अप्लाई करने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। अटेम्प्ट आपका कब काउंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेम्प्ट आपका तब काउंट माना जाएगा जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जाकर कम से कम कोई भी एक पेपर आप दे लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फॉर्म आपने अप्लाई किया और आप किसी भी वजह से एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट काउंट कब होगा? अटेम्प्ट काउंट तब होगा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे जो आप अपने साइन करेंगे आप, ठीक है, कम से कम किसी भी एक पेपर में आप अपीयर हो जाते हैं, तभी आपका अटेम्प्ट माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स SC/ST और दिव्यांग कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म। और भी कुछ यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो देख लेते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, 3 हफ्ते पहले आ जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं बाद में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। पहले क्या होता था कि विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन की सुविधा दी जाती थी, इस बार देखा जा रहा है कि यहाँ पे लिखा द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम, ठीक है। तो विड्रॉ वाली व्यवस्था क्यों पहले की जाती थी? क्योंकि होता क्या था कि इसलिए होता था कि मान लो अब एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो कुछ लोग, यह है कि सारे लोग उसको अप्लाई कर देते थे, फिर बाद में अगर जिनको नहीं देना होता था, जिनको पता चल जाता था कि भाई मैं नहीं देने जाऊँगा, तो अपना विड्रॉ कर लेते थे। तो उससे क्या होता था कि UPSC के जो संसाधन हैं, ठीक है, UPSC के कह सकते हो, देश के संसाधन भारत के, ठीक है, वो बच जाते थे। जैसे मान लो 10 लाख लोग या 11 लाख लोग अप्लाई करेंगे, पता चला 4 लाख 5 लाख लोग ही देने गए, तो बाकी जो 5-6 लाख लोगों के लिए एग्ज़ाम पेपर, जो क्वेश्चन पेपर छापे गए होंगे, जो वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई होगी, जो एग्ज़ाम सेंटर बुक किए गए होंगे, तो वो पैसा, वो संसाधन देश का जो वेस्ट खराब चला जाता था ना, उसको बचाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है। UPSC आपसे ये अपेक्षा करती है फिर भी कि आप फॉर्म तभी अप्लाई करें जब आप सच में एग्ज़ाम देने जाएँ तो, ठीक है। हालांकि सिर्फ अप्लाई करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये व्यवस्था अभी भी है। इसके बाद यहाँ पे जो प्लान वगैरह दिया गया है कि क्या क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और क्या क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स का क्या है और मेंस के बारे में कितने पेपर होते हैं, सब दिया गया है। प्री मेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप सिलेबस दिखा दीजिए मेंस का, किसी ऑप्शनल पेपर का, तो सब कुछ यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लगभग आपके पास 4 महीने के करीब टाइम बचा हुआ है। अभी ये आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है। यहाँ से
आईएएस का जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए 116 दिन करीब बचे हुए हैं, और यूपी पीसीएस के लिए 102 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस का 14 मई को है और 28 मई को यहाँ पे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो यूपीएससी के लिए 116 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अभी, मतलब फिर भी अभी टाइम है, पर्याप्त टाइम है, आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन था, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।